हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुमित्रा सैनी, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री टूल चैनल में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो क्या था? एटॉमिक स्ट्रक्चर। अपने एटॉमिक मॉडल्स के आधार पे इसको टू टाइप्स में इसको क्लासिफाइड किया था, क्लासिकल मॉडल और मॉडर्न मॉडल। क्लासिकल मॉडल में अपन ने क्या देखा था? थॉमसन का परमाणु मॉडल। फर्स्ट अपन ने इसमें देखा था थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल। सेकंड अपन ने देखा था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। थर्ड अपन इसमें देखेंगे बोहर का परमाणु मॉडल। फोर्थ इसमें अपन देखेंगे सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल। अपन ने थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ लिया था। सेकंड अपन पढ़ रहे थे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने ये पढ़ा था परमाणु का संपूर्ण धनावेश अधिकांश द्रव्यमान है वो परमाणु के सेंटर में स्थित होता है, जिसे क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। अपन ने न्यूक्लियस के बारे में देख रहे थे, कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। इसके कुछ क्वेश्चन चल रहे थे अपने को, मैं कल की क्लास एक बार रिवाइज कर रही हूँ आपको। क्वेश्चन चल रहे थे, उसमें अपन ने क्या पढ़ा था? फर्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ा था? जो रेडियस की जो त्रिज्या है, मतलब जो त्रिज्या होती है ना, न्यूक्लियस की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है? 1 फॉरेन हाइट इज इक्वल टू 10 की पावर -15 मीटर होती है। परमाणु की क्या पढ़ी थी? आकार पढ़ा था। परमाणु का जो आकार वो कितना था? 10 की पावर -10 मीटर पढ़ा था। ये अपन ने कल के लेक्चर में देख लिया था। अब इनका परमाणु का रेशियो, नाभिक का आकार और परमाणु का आकार का क्या देखा था? रेशियो देखा था। वो रेशियो कितना था? 1/10 की पावर 15। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर -15। दोनों ही क्या है? करेक्ट है। अपना जो सेकंड जो क्वेश्चन था वो क्या चल रहा था? नाभिक की जो त्रिज्या है, नाभिक की त्रिज्या है वो द्रव्यमान संख्या पे क्या करती है? निर्भर करती है। नाभिक की त्रिज्या द्रव्यमान संख्या पे क्या करती है? निर्भर करती है। नाभिक की त्रिज्या को मैं किससे लूं? Rn से डिनोटेड करूं। नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की जो त्रिज्या है वो द्रव्यमान संख्या पे क्या करती है? निर्भर करती है। 1/3 का क्या है? क्यूब रूट है इसका। इस समानुपाती चिन्ह को उठाने के लिए अपन ने क्या काम में लिया था? R0 लिया था। तो Rn इज इक्वल टू R0 A1/3। R0 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी? 4/3 इंटू 10 की पावर -15 मीटर थी। 10 की पावर -15 क्या थी? मीटर थी। अब इसी के बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? रेडियस दी होती है, उसका द्रव्यमान पूछ ले जाते हैं। द्रव्यमान दिया होता है, उसका रेडियस पूछ लेते हैं। ऐसे ही अपन इसके बेसिस पे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अपने को ये समझ में आ जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन अपना द्रव्यमान संख्या, जिसकी द्रव्यमान संख्या 1 का मान कितना है? मैं डायरेक्ट लिख रही हूं। द्रव्यमान संख्या 27 है। द्रव्यमान संख्या 27 वाले नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करो। नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करो। द्रव्यमान संख्या 27 वाले नाभिक की क्या ज्ञात करो? त्रिज्या ज्ञात करो। रेडियस पूछा है। अपना फॉर्मूला क्या था? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू R0 इंटू A1/3। ए अपना क्या है? द्रव्यमान संख्या है। ये मैंने कल आपको बता दिया था। अपने को दे क्या रखा है? द्रव्यमान संख्या दे रखी है। पूछ क्या रहा है? नाभिक की त्रिज्या, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पूछ रहा है। तो Rn इज इक्वल टू, इसका मान कितना होता है? 4/3 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? 1.33 इंटू ए का मान कितना है? 27। इसका क्या है? क्यूब रूट है।
इसको हल करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 1.33, तो क्या आ जाएगा आर एन इज इक्वल टू क्या आएगा, आर एन इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻15। इसका मान कितना होता है, 10⁻⁻15 भी होता है, 10⁻⁻15 और इसका कितना आएगा 3, तो 10⁻⁻15 क्या आ गया, मीटर आ गया, जो क्या है आर एन की वैल्यू है। मैं इसको यहाँ पे आर एन लिख दूँ। अपनी त्रिज्या कितनी आई, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस नाभिक की त्रिज्या कितनी आई, 4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर आया। ऐसे ही अपन ने क्या पढ़ा था, रदरफोर्ड की जो अपन ने अल्फा स्क्रेटिंग मॉडल देखा था, इसमें अल्फा प्रकीर्णन देखा था किसमें, रदरफोर्ड में। तो अपन ने इसमें सोने की जो पन्नी है उसको काम में लिया। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन करूँ मैं आपसे, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु अल्फा प्रकीर्णन में काम आती है, या मैं ऐसे बोल दूं, निम्न में से कौन सी धातु अल्फा प्रकीर्णन दे सकती है। निम्न में से कौन सी धातु अल्फा प्रकीर्णन दे सकती है, तो ऑप्शन Ag सिल्वर, सेकेंड ऑप्शन कॉपर, थर्ड ऑप्शन ओरम सोना, फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो निम्न में से कौन सी धातु है जो अल्फा प्रकीर्णन दे सकती है, तो अपन ने यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि यहाँ पे अपन रदरफोर्ड के प्रकीर्णन में कौन सी धातु काम में ली जाती है। यहाँ पे ये दिया हुआ है अल्फा प्रकीर्णन में कौन सी धातु काम आएगी, अल्फा प्रकीर्णन की इनमें कौन सी धातु है जो अल्फा प्रकीर्णन दे सकती है। तो सभी धातुएं अल्फा प्रकीर्णन दे सकती है। अगर यहाँ पे यह आ जाता कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग कौन सी धातु है जो अल्फा प्रकीर्णन दे सकती है, तब तो अपना आंसर आता ओरम। अपन ने कल क्या पढ़ा था, अल्फा प्रकीर्णन की क्या करवाई थी, बम्बार्डमेंट करवाया था, किस पे, सोने की परत पे। वो टकरा कर कहाँ गई थी, जेडएनएस जिंक सल्फाइड्स की परत पे जाके टकरा रही थी। तब तो अपन ने कौन सी धातु काम में ली थी, रदरफोर्ड में अगर आए तो ओरम काम में लेंगे। ओनली अल्फा प्रकीर्णन आए तो अपन कौन सी धातु, अल्फा प्रकीर्णन सभी धातु दे सकते हैं, Ag भी दे सकता है, Au भी दे सकता है, Ag भी दे सकता है, कॉपर भी दे सकता है और ओरम भी दे सकता है, सिल्वर भी दे सकता है, कॉपर भी दे सकता है और ओरम भी दे सकता है। तो अपना आंसर क्या होगा इसमें, ऑल ऑफ दीज। अपना आंसर क्या होगा, 4 आंसर अपना क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर इसी क्वेश्चन को ये पूछे रदरफोर्ड की अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में कौन सी धातु काम में ली जाती है, क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन में कौन सी धातु काम में ली जाती है, तो अपना आंसर क्या आएगा, थर्ड आएगा। तब अपना आंसर आएगा थर्ड। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन में कौन सी धातु काम में ली जाएगी, तब अपना आंसर आएगा ओरम। अगर ऐसे पूछे निम्न में से कौन सी धातु अल्फा प्रकीर्णन दे सकती है, तो सभी धातुएं अल्फा प्रकीर्णन दे सकती हैं। अगर रदरफोर्ड दिया हुआ तो अपना आंसर आएगा थर्ड, ओरम आएगा। अगर रदरफोर्ड नहीं दिया हुआ, अल्फा प्रकीर्णन दिया हो, तो अपना आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज, सभी धातुएं अल्फा प्रकीर्णन दे सकती हैं। इसी के बेसिस पे एक स्टेटमेंट बोला गया है, वो स्टेटमेंट क्या है, डी ब्लॉक की सभी धातुएं, डी ब्लॉक की सभी भारी धातुएं, डी ब्लॉक में सभी भारी धातुएं अल्फा प्रकीर्णन दे सकती हैं। एक स्टेटमेंट बोला गया है, वो स्टेटमेंट क्या है, डी ब्लॉक की
सभी भारी धातुएं डी ब्लॉक की सभी भारी धातुएं हेवी मेटल सभी भारी धातुएं अल्फा प्रकीर्णन देती हैं, अल्फा प्रकीर्णन देती हैं या अल्फा प्रकीर्णन दे सकती हैं। डी ब्लॉक की सभी भारी धातुएं अल्फा प्रकीर्णन देती हैं। डी ब्लॉक की कौन कौन सी धातुएं हैं, जैसे मैं बात करूं निकल, कॉपर, ईटीसी, ये क्या है, डी ब्लॉक की धातुएं। लेकिन रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग कौन सी धातु काम में आएगी, ओरम धातु काम आएगी। लेकिन रदरफोर्ड ने ओरम धातु का प्रयोग किया था। इसी स्टेटमेंट को आगे कंप्लीट करते हैं। लेकिन रदरफोर्ड ने ओरम धातु का प्रयोग किया था, ओरम धातु को काम में लिया था, ओरम धातु को काम में लिया। मेरा यहाँ पे आपसे क्वेश्चन करने का मीन्स क्या था, अगर ओनली क्वेश्चन में अल्फा प्रकीर्णन आए तो अपने को आंसर ऑल ऑफ दीज करना है। अगर अपने रदरफोर्ड का नाम लेके पूछे तो अपने को ओरम धातु अपना क्या होगा, आंसर करेक्ट होगा। अब जैसे अपन ने कल के लेक्चर में ये क्या पढ़ा था, जो रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड ने ओरम धातु पे क्या किया था, अल्फा प्रकीर्णन की क्या थी, बौछार की थी। अल्फा प्रकीर्णन पे क्या किया था, बम्बार्डमेंट किया था। वो जेडन ओरम धातु पे टकरा कर वो अल्फा कण है कहाँ पे जा रहे थे, जेडन एस की पे, जेडन एस जिंक सल्फाइड्स की पन्नी पे टकरा रहे थे। सोर्स के रूप में क्या लिया था, जिंक सल्फाइड्स लिया था। अब जो ओरम धातु से टकरा के जेडन एस जिंक सल्फाइड्स के परत पे जा रहे थे, तो इनमें कौन जो थीटा बन रहा था वो क्या होगा, अलग अलग थीटा होगा, थीटा का मान अलग अलग होगा। तो इसने थीटा के लिए भी क्या दिया था, एक स्टेटमेंट बोला था। थीटा के लिए भी क्या बोला था, इसने एक स्टेटमेंट बोला था। वो स्टेटमेंट क्या है, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में निश्चित थीटा को क्या किया था, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में निश्चित कोण थीटा को विक्षेपित करने वाला अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में निश्चित कोण थीटा को विक्षेपित करने वाला निश्चित कोण थीटा को विक्षेपित करने वाला अल्फा कण, विक्षेपित करने वाला जो क्या था, अल्फा कण था, वो किस पे निर्भर करता है, थीटा पे निर्भर करता है। मैं से बोल दूं, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में निश्चित कोण थीटा को विक्षेपित करने वाला अल्फा कणों की जो संख्या है वो थीटा पे निर्भर करती है। विक्षेपित करने वाला अल्फा कणों की संख्या पे निर्भर करता है। अल्फा पार्टिकल की संख्या को मैं बोल दूं n, अल्फा पार्टिकल की संख्या पर निर्भर करता है। अगर थीटा का मान अलग अलग होगा तो अपन क्वेश्चन आएंगे तो उनको कैसे सोल्व करेंगे। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में निश्चित कोण थीटा को विक्षेपित करने वाला अल्फा कणों की संख्या n पर निर्भर करती है। अल्फा कणों की संख्या थीटा पर निर्भर करती है, थीटा पर निर्भर करती है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला काम में लिया गया था, तो n इज इक्वल टू 1/sin 4
साइन 4 थीटा बाई 2। इस फॉर्मूले को अपन काम में लेके अपने को कोई भी थीटा आ जाए, चाहे 60, 90, 80, 20 कितना भी थीटा आ जाए, उस थीटे को अपन यहाँ पे रख के उसकी कोण का मान बता सकते हैं। ये इसने एक फॉर्मूला काम में लिया था। इस फॉर्मूले के बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैंने फॉर्मूला बता दिया है आपको। तो ये क्या था, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था। अपना फर्स्ट था थॉमसन का परमाणु मॉडल, सेकंड अपना था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, थर्ड अपन पढ़ेंगे बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर का थर्ड अपना बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर का परमाणु मॉडल, इसको बुक्स में कैसे लिखा जाता है? बुक्स में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा अपने को, पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर। क्या लिखा हुआ मिलेगा अपने को? पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर। पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर। बोहर के पोस्टुलेट्स, ये अपने को बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा। बोहर का परमाणु मॉडल बुक्स में अपने को लिखा मिलेगा, पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर। बोहर के क्या क्या पोस्टुलेट्स होते हैं? बोहर का फर्स्ट पोस्टुलेट है परमाणु के मध्य भाग में। फर्स्ट पोस्टुलेट है परमाणु के मध्य भाग में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। परमाणु के मध्य भाग में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। परमाणु के मध्य भाग में नाभिक प्रेजेंट होता है। परमाणु के मध्य भाग में नाभिक होता है या नाभिक प्रेजेंट होता है, एक ही बात है। सेंटेंस को कैसे भी बोल सकते हैं। ये तो रदरफोर्ड ने भी बोला था। रदरफोर्ड ने भी क्या बोला था? परमाणु के मध्य भाग में नाभिक प्रेजेंट होता है। ये तो रदरफोर्ड ने भी बोला था। अब बोर इसमें क्या मॉडिफाइड करता है? रदरफोर्ड में जो कमियां रही थी उसको क्या करेगा? बोर उसकी कमी को पूरा करेगा। सेकंड इसने पोस्टुलेट्स बोला था, इलेक्ट्रॉन अपनी स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में, इलेक्ट्रॉन अपनी स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में, इलेक्ट्रॉन अपनी स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में, स्थायी वर्ताकार कक्षाएं, इलेक्ट्रॉन अपनी स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में, इलेक्ट्रॉन अपनी स्थायी वर्ताकार कक्षा में, इलेक्ट्रॉन अपनी वर्ताकार स्थायी कक्षा में, इलेक्ट्रॉन अपनी स्थायी वर्ताकार कक्षा में स्थायी ऊर्जा को चक्कर लगाता है। सॉरी, इलेक्ट्रॉन अपनी स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में स्थायी वेग से, सॉरी स्थायी वेग नहीं बोला मैंने पहले, स्थायी वेग से और स्थायी ऊर्जा से चक्कर लगाता है। स्थायी ऊर्जा से, स्थायी वेग व स्थायी ऊर्जा से चक्कर लगाता है। ये तो किसने भी बोला था? रदरफोर्ड ने भी बोला था। रदरफोर्ड ने क्या बोला था?
नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं जैसे ग्रह के चारों ओर उपग्रह लगाते हैं। परंतु रदरफोर्ड ने यह नहीं बताया था कि वो स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में लगाते हैं। स्थायी वेलोसिटी और स्थायी एनर्जी से नहीं लगाते हैं, ये उसने रदरफोर्ड ने नहीं बताया। तो इसमें कौन मॉडिफाइड कर रहा है? बोर इसमें क्या कर रहा है? मॉडिफाइड कर रहा है। इलेक्ट्रॉन अपनी स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में स्थायी ऊर्जा से चक्कर लगाता है। थर्ड इसका पोस्टुलेट्स क्या था? क्वांटाइनाइजेशन कंडीशन। बोर का थर्ड पोस्टुलेट्स है, वो क्या है? ध्यान से समझना। इसका जो थर्ड पोस्टुलेट है वो ध्यान से देखना। क्वांटाइनाइजेशन कंडीशन, क्वांटाइजेशन कंडीशन का मतलब क्या है? क्वांटाइजेशन कंडीशन का मतलब है फिक्स। क्या मीन्स है इसका? फिक्स। मैं इस मार्कर में एक बार इंक डाल लेती हूं। क्वांटाइजेशन का मीन्स क्या है? फिक्स कंडीशन, फिक्स होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन अपनी वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो उसका कोणीय संवेग का मान क्या होना चाहिए? कोणीय संवेग का मान h/2π के पूर्ण गुणज होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनसे उसके कोणीय संवेग का मान, जिनके लिए कोणीय संवेग का मान क्या हो? h/2π का क्या हो? क्वांटाइनाइज कंडीशन का मीन्स है फिक्स। क्या मीन्स है इसका? फिक्स। इसने थर्ड पोस्टुलेट्स क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन अपनी वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएगा। इलेक्ट्रॉन उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएगा उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनसे, मतलब जिनका कोणीय संवेग h/2π, ये मैं बोल दूं NH/2π के पूर्ण गुणज हो, 2π के पूर्ण गुणज हो, इंटीग्रल क्या हो? मल्टीपल हो। इलेक्ट्रॉन उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम NH/2π के पूर्ण गुणज हो, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल हो। इसका पूर्ण गुणज का मीन्स क्या है? या मैं बोल दूं कोणीय संवेग का यहाँ पे मीन्स क्या है? कोणीय संवेग को अपन किसे बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम। अब देखते हैं कोणीय संवेग होता क्या है? एल को क्या बोलते हैं? कोणीय संवेग बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। एल क्या है? एक सदिश राशि है। एल क्या है? यहाँ पे सदिश राशि है। सदिश राशि किसे बोलते हैं? इसको भी ध्यान से देखना। इलेक्ट्रॉन उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग का मान क्या हो? NH/2π के क्या हो?
पूर्ण गुणज हो, ये क्या हो, एक इंटीजर वैल्यू हो। मैं यहाँ पे लूँ, पहले पूर्ण गुणज का मीन्स बता रही हूँ क्या होता है, h/2 h/2 लिया। मैं यहाँ पे कौन सी वैल्यू लूँ यहाँ पे काम है, जिससे वो इंटीग्रल वैल्यू हो। इंटीग्रल वैल्यू मतलब इंटीग्रल क्या हो, मल्टीपल हो। ये क्या हो यहाँ पे, इंटीग्रल मल्टीपल हो। इंटीग्रल क्या हो, मल्टीपल हो। इंटीग्रल क्या हो, मल्टीपल हो। तो यहाँ पे मैं क्या काम में लूँ, तो यहाँ पे मैंने कोई काम में लिया है h/2 यहाँ पे मैंने कोई काम में लिया है n यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है। n यहाँ पे क्या है, इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू n यहाँ पे क्या है, इंटीजर वैल्यू, या मैं बोल दूँ n यहाँ पे सेल नंबर है, कोष की संख्या है, सेल नंबर है। n का मान इंटीजर होगा, वो उन्हीं कक्षाओं में क्या लगाएगा, वर्ताकार कक्षाओं में क्या लगाएगा, चक्कर लगाएगा। अगर n का मान यहाँ पे चेंज हो जाए तो वो वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाएगा। तो n इंटीजर वैल्यू का मीन्स क्या है, यहाँ पे n इंटीजर वैल्यू का मीन्स है, यहाँ पे ध्यान से देखना, l एक क्या है, सदिश राशि है। सदिश राशि को भी मैं आप बताऊंगी ये सदिश राशि कैसे बोले हैं। l इंटीजर इज इक्वल टू n का मान क्या क्या हो सकता है, 1, n इज इक्वल टू मैं बोल दूँ n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डैश डैशेस कुछ भी हो सकता है। n का मान क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। n का मान क्या है, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। इंटीजर वैल्यू का मीन्स 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। n का मान जैसे यहाँ पे 1/2, जैसे आप मैं बोल दिए 2/3, ये नहीं हो सकता। एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 होनी चाहिए। जैसे 1/2 2/3 3/2 4/3 ये सा नहीं हो सकता। वो उनकी मतलब वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाएगा, वो वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाएगा, वो इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाएगा। अगर इंटीजर वैल्यू होगी वही वर्ताकार कक्षाओं में क्या लगाएगा, चक्कर लगाएगा। मैं इसको बोल दूं L इज इक्वल टू n का मैं यहाँ पे मैं 1 ले लूँ तो 1h/2 वैसे 1 को अपन लिखें ना लिखें 2h/2 ऐसे 3h/2 4h/2। L का मान क्या होना चाहिए, यहाँ पे n का जो मान है वो एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। n का यहाँ पे मान क्या होना, इंटीजर वैल्यू। मैं बोल दूँ सेल नंबर होना चाहिए, सेल नंबर। जैसे सेल नंबर को मैं बोलूँ n इज इक्वल टू 1 2 3 4 के लिए सेल नंबर कितना होता है, 1 के लिए k, 2 के लिए l। जैसे मैं सेल नंबर की बात करूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे सेल की बात करूं, यह नाभिक, ये क्या है, नाभिक है। ये क्या है, नाभिक है। तो यहाँ पे n का मान मैंने क्या लिया, 1। यहाँ पे n का मान
इसके लिए n का मान कितना है 2, इसके लिए n का मान 3, इसके लिए n का मान 4 है। इसके लिए n का मान क्या है 4 है। नाभिक ये क्या है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी क्या है इलेक्ट्रॉन है। अगर n इज इक्वल टू 1 हो, अगर n इज इक्वल टू 2 हो, अगर n इज इक्वल टू 3 हो, अगर n इज इक्वल टू कितना हो 4 हो, अगर n इज इक्वल टू 1 है तो क्या काम में लेते हैं अपन k, अगर n इज इक्वल टू 2 है तो l, अगर n इज इक्वल टू क्या है 3 है तो m, अगर n इज इक्वल टू 4 है तो n, k l m n। ये अपना क्या चल रहा है वैसे थर्ड पोस्टुलेट्स बोहर का परमाणु मॉडल चल रहा है। तो के एल एम एन, तो 1 के लिए अपन क्या बोलेंगे के, 2 के लिए अपन क्या बोलेंगे एल, इसको मैं बोल दूं के, इसको एल, इसको एम और इसको एन, के एल एम एन। ये क्या है सेल नंबर है, इंटीजर क्या है वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है। कोणीय संवेग का मान क्या होना चाहिए पूर्ण गुणज होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम का मान क्या होना चाहिए पूर्ण गुणज होना चाहिए। किसका पोस्टुलेट है बोहर का, थर्ड नंबर का क्या है पोस्टुलेट्स है। अब अपन बात करते हैं एल की। मैंने एल इज इक्वल टू क्या बताया आपको, कोणीय संवेग का मान क्या बताया NH अपॉन 2 पाई। ये NH अपॉन 2 पाई कैसे आता है ये मैं बता रही हूँ। एल एक सदिश राशि कैसी है, कोणीय संवेग क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग, कोणीय संवेग इसको क्या बोलेंगे कोणीय संवेग लिख सकते हो यहाँ पे आप, एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एक सदिश राशि होती है। एंगुलर मोमेंटम क्या होती है एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है। एंगुलर मोमेंटम एक सदिश राशि होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब मैंने बताया एल एक है सदिश राशि है, एल एक सदिश राशि है, एंगुलर मोमेंटम एक सदिश राशि है। इसको सदिश राशि कैसे बोला है, इसको सदिश राशि कहते किसे हैं। ये अपना एक नॉर्मल फिजिक्स का क्या है एक टॉपिक है, नॉर्मल एक सदिश राशि उसका सब टॉपिक है फिजिक्स का, तो इतना हार्ड चीज़ नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ सदिश राशि क्या होती है। सदिश राशि में दिशा एंड परिणाम की क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है। दिशा एंड किसकी परिणाम की, दिशा एंड परिणाम की क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है। किसके लिए सदिश राशि के लिए। और अदिश राशि के लिए क्या होता है दिशा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ओनली परिणाम की क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है। तो सदिश राशि किसको बोलेंगे जिसमें दिशा और परिणाम दोनों की क्या हो रिक्वायरमेंट हो। तो एल इज इक्वल टू क्या है एल एक सदिश राशि है। इसके लिए मैं एक नॉर्मल डायग्राम से समझा रही हूँ। ये क्या है अपना नाभिक, ये क्या है नाभिक, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, ये सेंटर में क्या है नाभिक है, ये यहाँ पे क्या है m द्रव्यमान का क्या कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है कोई इलेक्ट्रॉन है। इस नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच ये क्या है रेडियस है, ये क्या है त्रिज्या, और यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या कोई त्रिज्या है, और यहाँ पे क्या कोई त्रिज्या है। इससे v वेलोसिटी का, कौन सी वेलोसिटी का v वेलोसिटी का, v
वेलोसिटी है यहाँ पे, मैं यहाँ पे भी वेलोसिटी शो करूँ, ये वेलोसिटी v, यहाँ पे मैं इस वेलोसिटी को भी शो करूँ, ये भी क्या है v वेलोसिटी है। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है, रेडियस है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है, रेडियस है, v यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे ये क्या है, नाभिक है। तो ध्यान से देखना, L एक सदिश राशि है, P क्या है, पोजीशन वेक्टर है, L इज इक्वल टू क्या होता है, मैं फॉर्मूला बता रही हूँ, P एक पोजीशन वेक्टर है, मैं इसको बोल दूँ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर क्रॉस P एक सदिश राशि है, सॉरी P मोमेंटम होगा, गलती से लिखा गया, R एक पोजीशन, R क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है, R पोजीशन वेक्टर होता है, R यहाँ पे क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है, R ये R है, ये क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है, गुणा M मतलब क्रॉस M, ध्यान से देखना, L सदिश इज इक्वल टू R, R क्या है, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है, R यहाँ पे क्या है, पोजीशन वेक्टर है, गुणा P, P क्या है, मोमेंट, P क्या है, मोमेंट या संवेग है, P क्या है, मोमेंटम है, संवेग है, P क्या है, यहाँ पे संवेग मोमेंटम, P यहाँ पे क्या है, मोमेंटम या मैं बोल दूँ संवेग है, P क्या है, एक संवेग है, जो ये क्या है, एक सदिश राशि है, ये दोनों क्या है, सदिश राशि है। P मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, P मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, P मोमेंटम इज इक्वल टू mv होता है, mv होता है, v एक क्या है, सदिश राशि है, v क्या है, यहाँ पे एक सदिश राशि है, P इज इक्वल टू me हो गया। तो यहाँ में P का मान यहाँ पे पुटअप करूँ तो क्या आएगा, L सदिश इज इक्वल टू क्या आएगा, R सदिश क्रॉस P का मान क्या है, mv, तो mv सदिश, यहाँ पे L भी सदिश राशि है, L भी क्या है, सदिश राशि है, R भी सदिश राशि है और V भी क्या है, सदिश राशि है, M यहाँ पे क्या है, अदिश राशि, अदिश राशि में क्या मैंने अभी बताया था, अदिश राशि में दिशा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, किसकी रिक्वायरमेंट होती है, परिणाम की रिक्वायरमेंट होती है। M क्या है, यहाँ पे एक अदिश राशि है। तो मैं सदिश राशियों को एक तरफ कर लूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया R सदिश और गुणा V सदिश, आयतन सदिश को मैंने एक, M क्वांटिटी को मैंने बाहर निकाल लिया, तो M हो गया यहाँ पे, तो L सदिश इज इक्वल टू क्या हो गया, L सदिश इज इक्वल टू M R गुणा V, R क्या है, पोजीशन वेक्टर, गुणा V आयतन। तो सदिश राशियों में क्रॉस के चिन्ह को उठाने के लिए क्या काम में लिया जाता है, सदिश राशियों में क्रॉस के चिन्ह को उठाने के लिए क्या काम में लिया जाता है, वो ध्यान से देखना। तो यह क्या है, L सदिश इज इक्वल टू M R क्रॉस V क्रॉस R क्रॉस V, R सदिश राशि, V भी क्या है, सदिश राशि। सदिश राशियों में क्रॉस के चिन्ह को उठाने के लिए साइन थीटा को काम में लिया जाता है। तो ध्यान से देखना, R सदिश इज इक्वल टू M V R साइन थीटा, किसको काम में लिया जाता है, साइन थीटा को काम में लिया जाता है। अगर यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह ना होता, अगर डॉट का चिन्ह होता, ध्यान से देखना, R सदिश डॉट V सदिश होता, R सदिश डॉट V सदिश होता, तो अपन क्या काम में लेते, R यहाँ पे अपन किसको काम में लेते, कोस थीटा को। डॉट के चिन्ह को उठाने के लिए अपन किसको काम में लेते हैं, कोस थीटा को, और क्रॉस के चिन्ह को उठाने के लिए अपन किसको काम में लेते हैं, साइन थीटा को।
और डॉट के चिन्ह को उठाने के लिए अपन किसको काम में ले रहे हैं, कोस थीटा को काम में ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, MVR साइन थीटा। अब बात आती है यहाँ पे थीटा की कि इसमें थीटा का मान कितना है, इसमें थीटा का मान कितना है। आप इसको नोट करो, मैं डाल लेती हूँ थीटा, ध्यान से देखना इसमें थीटा का मान कितना है। तो थीटा इज इक्वल टू इसमें क्या होगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये क्या है, आर रेडियस है। किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करें, पहले अपन इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, मान लो ये पॉइंट है, ये v क्या है, v यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है। तो इसके बीच में थीटा कितना है, इसके बीच में थीटा है 90 का। ऐसे हम इसकी बात करूँ, इस पॉइंट से भी बात करें तो इसके बीच में थीटा कितना है, 90 का। अब मैं इसकी बात करूं, इसके बीच में भी थीटा कितना है, इसके बीच में भी थीटा कितना है, 90 का। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना, किसी भी पॉइंट से अपन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से लें तो भी थीटा कितना होगा, 90 होगा। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना है, 90। तो मैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रखूँ तो साइन थीटा का मान, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो L इज इक्वल टू कितना हो गया, MVR, थीटा का मान कितना है यहाँ पे, 1 है। तो L सदिश इज इक्वल टू कितना हो गया, MVR हो गया। अपन ने L सदिश इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, L सदिश इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, NH अपॉन 2 पाई का क्या होना चाहिए, कोणीय संवेग का मान NH अपॉन 2 पाई के क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो मैं L का मान में MVR रखूँ, NH इज इक्वल टू 2 पाई। तो ध्यान से देखना कौन सी इक्वेशन बनेगी अपने पास, MVR, L का मान मैं यहाँ पे पुटअप करूँ, इस L का मान मैं यहाँ पे पुटअप कर रही हूँ, तो उस इक्वेशन से क्या बनेगा, MVR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NH अपॉन 2 पाई आ जाएगा, NH अपॉन 2 पाई आ जाएगा। या मैं इसको ऐसे बोल दूँ, किसी इलेक्ट्रॉन्स के लिए अपन बोले, किसी इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, किसकी बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ। किसी इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर मोमेंटम का मान कितना होगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, H अपॉन 2 पाई। n की वैल्यू में क्या रखूँ, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू, n का मान क्या होगा, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू होगा। तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। n का मान 1/2 2/2 3/2 ऐसे, मतलब अपॉन में नहीं लिख सकते, इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए 1 2 3 4। तो किसी इलेक्ट्रॉन्स के लिए एंगुलर मोमेंटम कितने आएगा, किसी इलेक्ट्रॉन्स के लिए एंगुलर मोमेंटम MVR इज इक्वल टू कितना होगा, NH अपॉन 2 पाई होगा, NH अपॉन 2 पाई होगा। ये अपनी क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी को क्या बोलते हैं, क्वांटाइज इक्वेशन, इसी को क्या बोलते हैं, क्वांटाइज इक्वेशन। मैं बोल दूं क्वांटाइजेशन इक्वेशन किसको बोलते हैं, MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन इक्वेशन, या मैं क्वांटाइजेशन क्या बोल दूं, कंडीशन बोल दूं। क्वांटाइजेशन कंडीशन या क्वांटाइजेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी। ये इसको फर्स्ट नंबर मैंने क्यों दिया है, क्योंकि आगे डेरिवेशन में अपनी इक्वेशन काम आएगी। MUR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, ये अपनी क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जो किससे आई है, अपना जो क्या था, पोस्टुलेट्स थर्ड था। इलेक्ट्रॉन अपनी वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनके कोणीय संवेग का मान NH अपॉन 2 पाई के क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मीन्स क्या था, इंटीजरल मल्टीपल होता है। इंटीजर क्या होनी चाहिए, n का मान इंटीजर, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 होनी चाहिए। ये क्या अपनी क्वांटाइजेशन क्या है, कंडीशन है। अपन ऐसे ही अपन क्या अपना क्या थर्ड पोस्टुलेट कंप्लीट हो गया। अपन फोर्थ पोस्टुलेट्स है वो स्टार्ट करेंगे। फोर्थ पोस्टुलेट्स है वो क्या होगा
इलेक्ट्रॉन उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में क्या होगा, स्थिर विद्युत आकर्षण, स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगेगा। सॉरी, फोर्थ पोस्टुलेट है अपना, इलेक्ट्रॉन उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जब ये इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच क्या हो, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में क्या हो, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच क्या हो, स्थिर विद्युत आकर्षण, स्थिर विद्युत आकर्षण, इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब ये इलेक्ट्रॉन उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में, ये जो बोल रही हूँ मैं स्टेटमेंट, ये सभी में कॉमन होगा, इलेक्ट्रॉन उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जब ये इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत आकर्षण, स्थिर विद्युत आकर्षण, सॉरी स्थिर विद्युत बल, फोर्स बल हो गया ना, स्थिर विद्युत, जब इलेक्ट्रॉन उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जब ये इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता हो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये क्या है, नाभिक है, नाभिक है, नाभिक ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जब ये इलेक्ट्रॉन उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जब ये इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में क्या हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, इस फोर्स को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युत आकर्षण बल लगता हो, किसकी ओर, नाभिक की ओर। कौन सा बल लगता हो, इसको कौन सा बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको कौन सा फोर्स बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्थिर विद्युत बल लगता हो, स्थिर विद्युत क्या लगता हो, बल लगता हो, इसको कौन सा बोल देंगे, ईसी, इसको कौन सा बोल देंगे, ईसी बोल देंगे। स्थिर विद्युत कौन सा बल लग रहा हो, स्थिर विद्युत बल लग रहा हो, ईसी लग रहा हो, ये क्या प्रोवाइड करेगा, प्रदान करेगा, क्या, स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता हो जो प्रोवाइड करता है अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल प्रदान करता है, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या करता हो, प्रोवाइड करवाता हो, अभिकेंद्रीय बल को क्या करता हो, प्रदान करता हो। सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको क्या बोल सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोल सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाता हो।
जब नाभिक और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, नाभिक और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसकी ओर लग रहा हो, नाभिक की ओर लग रहा हो। इन वर्ताकार कक्षाओं में कौन सा बल लग रहा हो, स्थिर विद्युत आकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल लग रहा हो, वो क्या प्रोवाइड करवाएगा, अभिकेंद्रीय बल क्या करवाएगा, प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, प्रदान करेगा। जब इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत बल लगा हो वह अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा, वह अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स प्रदान करेगा, वह अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा हो वो अभिकेंद्रीय बल को क्या करेगा, प्रदान करेगा, अभिकेंद्रीय बल को क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे नाभिक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, नाभिक इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ आ रहे हैं, नाभिक की तरफ आ रहे हैं। कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या प्रोवाइड कराएगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अभिकेंद्रीय बल को क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, अभिकेंद्रीय बल को क्या प्रदान करेगा। अब देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत बल और अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, स्थिर विद्युत बल और अभिकेंद्रीय बल होता क्या है। मैं बोलूं स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत आकर्षण बल, आकर्षण बल, और इधर मैं बोल दूं सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, स्थिर विद्युत आकर्षण बल और अभिकेंद्रीय बल। स्थिर विद्युत आकर्षण बल किसके द्वारा होता है, अभिकेंद्रीय बल के द्वारा होता है। स्थिर विद्युत आकर्षण जो मैं ऐसे बोल दूं अभिकेंद्रीय बल है वो स्थिर विद्युत आकर्षण के द्वारा होता है। ध्यान से देखना, एज्यूम दैट, मैंने कुछ माना है, एज्यूम अपन मान सकते हैं, एज्यूम दैट अपन ने माना है, क्या माना है, Q1 और यहाँ पे क्या है Q2, समान साइज है उनकी। ये क्या है Q1, चलो इसको से मान लें, इसको मैंने Q1 आवेश माना, इसको मैंने Q2 आवेश माना। इनके बीच जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R। डिस्टेंस कितनी है, R डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितनी, R डिस्टेंस है। तो R डिस्टेंस है तो स्थिर विद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको मैं बोल दूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को EF, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या है, अभिकेंद्रीय बल, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स EC बोल सकते हैं, EF, और इसको क्या बोल सकते हैं, EC बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, या मैं बोल दूँ इसको FC, सेंट्रीपिटल फोर्स।
ई सी इज इक्वल टू क्या होगा, ई सी इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, ये क्या है, नाभिक, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है। Q1 और Q2 क्या लिया है मैंने, कोई आवेश लिया है। तो मैंने बताया N इज इक्वल टू के, N2 इज इक्वल टू एल, N3 का मान 3 हो तो M, N4 का मान N इज इक्वल टू 4 हो तो M। तो मैंने Q1 और Q2 आवेश लिए है, तो K Q1 डॉट Q2 इज इक्वल टू R का स्क्वायर। R इनके बीच में क्या है, रेडियस, R क्या है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या है, रेडियस है। R यहाँ पे क्या है, रेडियस है। तो K Q1 Q2 कोई आवेश मैंने एज्यूम किया है, K1 Q2 इज इक्वल टू R स्क्वायर, ई एफ इज इक्वल टू K Q1 Q2 इज इक्वल टू R स्क्वायर। अब लें सेंट्रीपिटल फोर्स को, लें एफ सी को, लें इधर एफ, इधर होगा एफ ई और उधर एफ सी। एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, एफ इज इक्वल टू क्या, एफ सी इज इक्वल टू क्या होगा, ये क्या है, नाभिक, यहाँ पे एम क्या है, पार्टिकल, एम क्या है, पार्टिकल, एम द्रव्यमान का कोई क्या है, पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन्स, इसमें एम सेल है, सेल के अंदर एम द्रव्यमान का क्या क्या, कोई पार्टिकल है। एम द्रव्यमान का यहाँ पे क्या, कोई पार्टिकल है। एम द्रव्यमान का पार्टिकल है, तो इस नाभिक और इस एम के बीच, नाभिक और इस एम के बीच क्या होगा, अभिकेंद्रीय बल होगा। अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, जो किसकी तरफ होगा, इस केंद्र की तरफ होगा, केंद्र की तरफ होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स होने के कारण किसके बीच में, नाभिक और एम द्रव्यमान का कोई पार्टिकल है, जिसमें क्या, एम द्रव्यमान का पार्टिकल है, इस नाभिक और इस एम द्रव्यमान के पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तब सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तो क्या होगा, एफ सी इज इक्वल टू क्या होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम वी स्क्वायर, वी यहाँ पे क्या है, कोई वेलोसिटी है, वी यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है, वी वेलोसिटी है। एम द्रव्यमान का कोई, एम द्रव्यमान का क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ई क्या है, इलेक्ट्रॉन, एम यहाँ पे द्रव्यमान है, जो नाभिक और किसके बीच में हो रहा है, एम से किसकी तरफ आ रहा है, द्रव्यमान से नाभिक की तरफ आ रहा है। तो एफ सी इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन आर। तो मैं एफ सी, एफ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ सी, एफ सी, एफ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ सी। इसे अपने को, इस फॉर्मूले से अपने को ये देखने को मिला है, एफ ई इज इक्वल टू क्या है, एफ सी। अब देखते हैं एफ ई क्या होता है। ये फॉर्मूला मैं किसी एटम के लिए अप्लाई करूँ, इसकी कंपैरिजन में किसके लिए करूँ, किसी एटम के लिए अप्लाई करूँ, किसी एटम से इसकी क्या करें, कंपैरिजन करें। तो किसी एटम पर क्या होता है, किसी एटम पर परमाणु की संख्या कितनी होती है, किसी एटम में परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो किसी एटम में, किसी, इसकी कंपैरिजन किसे कर रहे हैं, किसी एटम से कर रहे हैं। तो किसी एटम में प्रोटॉन कितने होते हैं, किसी एटम में, मैं बोल दूं किसी एटम में प्रोटॉन कितने होते हैं, किसी एटम में प्रोटॉन कितने होते हैं, किसी एटम में प्रोटॉन कितने होते हैं। तो किसी एटम में प्रोटॉन की संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। मैं बोल दूं प्रोटॉन की संख्या इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या, या मैं बोल दूं एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। प्रोटॉन जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या हो या एटॉमिक नंबर के बराबर हो, तो प्रोटॉन इज इक्वल टू, प्रोटॉन इज इक्वल टू जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या हो या जितनी इलेक्ट्रॉन की
जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो, जितनी इलेक्ट्रॉन की क्या हो, संख्या हो, या मैं बोल दूं एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है। एटॉमिक नंबर के बराबर, जिसका परमाणु क्रमांक जितना होता है, जिसका परमाणु क्रमांक जितना होता है प्रोटॉन की संख्या उतनी होती है, एटॉमिक नंबर के बराबर होती है, एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। तो प्रोटॉन की संख्या इज इक्वल टू जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या हो या एटॉमिक नंबर के क्या होती है, बराबर होती है। इसकी कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर से कर रहे हैं। प्रोटॉन की संख्या इज इक्वल टू जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या हो या एटॉमिक नंबर के क्या होती है, बराबर होती है। तो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे ये क्या लिया, नाभिक। नाभिक में क्या होते हैं, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन भी होते हैं और क्या होते हैं, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। इस नाभिक में ये कोई इलेक्ट्रॉन है, नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। ये किसके लिए अप्लाई हो रहा है, उदासीन परमाणु के लिए अप्लाई हो रहा है, न्यूट्रल एटम के लिए अप्लाई हो रहा है, उदासीन परमाणु के लिए हो रहा है, ना कि कोई आयनिक परमाणु के लिए हो रहा है। इस चीज़ को ध्यान से देखना, ये उदासीन परमाणु के लिए अप्लाई हो रहा है, इस चीज़ को पहले समझना जरूरी है। ये उदासीन परमाणु के लिए हो रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या हो या जितने एटॉमिक नंबर के बराबर किसकी संख्या होती है, प्रोटॉन की संख्या होती है, किसके लिए अप्लाई हो रहा है, उदासीन परमाणु के लिए, न कि आयनिक परमाणु के लिए। तो मैं क्या बता रही थी आपको, परमाणु जो नाभिक होता है इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। न्यूट्रॉन पे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन पे क्या होता है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे इस पे आवेश की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, -E नेगेटिव होता है। और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन पे +E होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन पे तो अपने इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन पे तो -E चार्ज होता है और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, +E चार्ज होता है। तो प्रोटॉन पर आवेश, मैं यहाँ पे बात करूँ प्रोटॉन पर आवेश की, तो प्रोटॉन का आवेश कितना होगा, प्रोटॉन का आवेश +E होगा, +E होगा, प्रोटॉन का आवेश +E होगा। तो इस नाभिक में बहुत सारे क्या हैं, प्रोटॉन है और बहुत सारे क्या हैं, न्यूट्रॉन हैं। बहुत सारे क्या हैं, प्रोटॉन है, बहुत सारे न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का +E होता है, इलेक्ट्रॉन का -E होता है, तो नाभिक का क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का +E और इलेक्ट्रॉन का -E, इलेक्ट्रॉन का -E, प्रोटॉन का +E। तो नाभिक का कितना हो जाएगा, नाभिक पर आवेश कितना हो जाएगा, नाभिक पर आवेश +Z हो जाएगा, नाभिक पर आवेश +Z हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा है, इलेक्ट्रॉन पर E- है, तो नाभिक पे कौन सा हो जाएगा, नाभिक पे +Z हो जाएगा। तो मैं नाभिक पर आवेश की बात करूं, नाभिक पर आवेश कितना हो जाएगा, +ZE, नाभिक पर आवेश। तो नाभिक पर आवेश कितना होगा, नाभिक पर आवेश, प्रोटॉन का आवेश +E, तो नाभिक का आवेश कितना हो जाएगा, +ZE। इसकी कंपैरिजन अपन ने किससे की थी, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से की थी। तो नाभिक का आवेश +ZE हो गया और प्रोटॉन का कितना होता है, प्रोटॉन का +E होता है। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, तो ध्यान से देखना, FE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के तो इसमें भी है, सभी में आएगा के। नाभिक पर आवेश कितना है, +Z है, तो मैं बोल दूँ ZE डॉट, प्रोटॉन पर आवेश कितना होगा, +E, तो +E/R²। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं,
जेड ई स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर किसके इक्वल टू है, एफ ई के इक्वल टू है। और अभिकेंद्रीय बल इज इक्वल टू क्या आया था, अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी इज इक्वल टू क्या आया था, एम वी स्क्वायर अपॉन आर आया था। तो मैंने क्या बताया था, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल एफ ई इज इक्वल टू क्या होता है, एफ सी। इनकी दोनों की वैल्यू को क्या करेंगे, समान रखेंगे, दोनों की वैल्यू को इक्वल करेंगे। तो क्या आएगा, ध्यान से देखना, आप इसको नोट कर लो एक बार। ये किसी एटम के लिए अप्लाई किया है। किसी एटम में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, प्रोटॉन की संख्या जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो या एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है, एक उदासीन परमाणु के लिए अप्लाई होता है। किसी इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस ई आवेश होता है और किसी प्रोटॉन के लिए प्लस ई आवेश होता है। तो नाभिक का आवेश कितना होगा, यहाँ पे नाभिक का आवेश, इलेक्ट्रॉन से नाभिक का आवेश कितना होगा, नाभिक का आवेश प्लस जेड ई हो जाएगा। अगर इसमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, प्रोटॉन का आवेश तो प्लस ई, नाभिक का आवेश प्लस जेड ई हो जाएगा, प्लस जेड ई। तो मैंने यहाँ पे नाभिक का आवेश लिखा प्लस जेड ई डॉट किसका आवेश, प्रोटॉन का आवेश गुणा प्रोटॉन का आवेश, तो प्लस ई सॉरी प्लस ई, तो मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएंगे। तो मैं ये किसके लिए, किससे कंपैरिजन कर रहे थे, इससे इसकी कंपैरिजन कर रहे थे, इस किसके कंपैरिजन, तो ये इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इनका ओवरऑल मीन्स निकालें। अभिकेंद्र स्थिर वैद्युत आकर्षण बल का क्या था फॉर्मूला, एफ ई इज इक्वल टू क्या था, के डॉट Q1, जो यहाँ पे लिखा हुआ था फॉर्मूला Q1 डॉट Q2 आर का स्क्वायर, जो किसके इक्वल है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। ये क्या था अपना, एफ ई स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, ये क्या है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। अपना सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था, अभिकेंद्रीय बल क्या था, एफ सी इज इक्वल टू क्या था, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो मैं एफ ई इज इक्वल टू एफ सी करूँ तो क्या होगा, एफ ई का मान क्या है, यह लिखा जाएगा यहाँ पे के जेड ई, यहाँ पे के जेड से तो के जेड हो गया, तो जेड ई स्क्वायर अपन आर लिख सकते हैं, यहाँ पे जेड ई स्क्वायर अपन आर लिख सकते हैं। तो जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे के भी इसके साथ ही था, तो के जेड ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर हो जाएगा, या मैं ऐसे बोल दूँ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर हो जाएगा, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर हो जाएगा, एम ई स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर हो जाएगा। ये अपना क्या था, पोस्टुलेट्स फोर्स था, इसको अपन क्या देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड देंगे, जो अपना के आगे इक्वेशन में काम आएगा। एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे के इसमें भी था, इसमें भी था, तो के जे इस वैल्यू के बराबर तो ये वैल्यू है, तो इस वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ पे के भी साथ में आएगा। तो के जेड ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम ई स्क्वायर, या एम ई स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर। ये अपना क्या था, कौन सा पोस्टुलेट था, फोर्थ, इलेक्ट्रॉन उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जब नाभिक
और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगा हो, स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगा हो, यह बल अभिकेंद्रीय बल, यह बल अभिकेंद्रीय बल को क्या करता है, प्रदान करता है। यह अभिकेंद्रीय बल को प्रोवाइड करवाता है, यहाँ अभिकेंद्रीय बल इसको प्रोवाइड करवाता है। ये अपना क्या था, पोस्टुलेट्स 4 था। अब अपन काम लेंगे पोस्टुलेट्स 5। पोस्टुलेट्स 5 क्या था, जब इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जब इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो न तो वो ऊर्जा को ग्रहण करता है और न ही वो ऊर्जा को हास करता है, नहीं तो ऊर्जा को ग्रहण करता है, न तो ऊर्जा का लॉस करता है, न ही ऊर्जा को गेन करता है। पोस्टुलेट्स 5, पोस्टुलेट्स 5 देखना, जब इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी वर्ताकार कक्षाओं में जब इलेक्ट्रॉन अपनी वर्ताकार कक्षाओं में, जब इलेक्ट्रॉन अपनी वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है तो न तो ऊर्जा को ग्रहण करता है, न तो ऊर्जा को ग्रहण करता है और न ही ऊर्जा का हास करता है, न तो ऊर्जा को ग्रहण करता है, और न ही ऊर्जा का हास करता है, और न ही ऊर्जा का हास करता है। इसका मीन्स क्या है वो देखना, ये तो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो न तो ऊर्जा को ग्रहण करता है और न ही ऊर्जा का हास करता है। इसका मीन्स क्या है, ये क्या है, नाभिक, ये क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये इधर क्या है, v वेलोसिटी, ये क्या है, r रेडियस, ये पे n बराबर 1 लो, n बराबर 2 लो, क्यों k l m हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, रिवॉल्विंग करता है, चक्कर लगाता है, तो न तो ऊर्जा को ग्रहण करता है और न ही ऊर्जा का हास करता है। इसका मीन्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका मीन्स है एनर्जी, यहाँ पे का मीन्स क्या है, ये यहाँ पे कौन सी एनर्जी काम में ली जा रही है, यहाँ पे एनर्जी जो काम में ली जा रही है वो एनर्जी क्या है, स्टेशनरी एनर्जी है। वो एनर्जी कौन सी है, स्टेशनरी एनर्जी है। वो एनर्जी कौन सी एनर्जी है, स्टेशनरी एनर्जी है। स्टेशनरी एनर्जी का मीन्स है यहाँ पे फिक्स एनर्जी है। स्टेशनरी एनर्जी का यहाँ पे मीन्स क्या है, फिक्स एनर्जी है, फिक्स एनर्जी है। स्टेशनरी एनर्जी का मीन्स है यहाँ पे फिक्स एनर्जी है। फिक्स एनर्जी का क्या मीन्स है, जब जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे अपन, जैसे मान लो अपन 8 क्लास में है, बोर्ड क्लास में है अपन, जैसे बोर्ड क्लास में होते हैं अपन, तो अपन अगर ज़्यादा अपन पढ़ेंगे तो कहाँ चले जाएंगे, 9th क्लास में। अगर अपन कम पढ़ेंगे तो अपन 8 क्लास में आ जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पे कोई एनर्जी की कोई, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, या तो वो किस में जाएगा, अपर लेवल में जाएगा, या तो वो इस लेवल में जाएगा इधर, या वो इस लेवल में आएगा, या ये वाला इसमें जाएगा, या ये इधर जाएगा, और ये वाला या तो इधर जाएगा या फिर नीचे आएगा।
तो या तो अपन 8 क्लास से 9th क्लास में हो सकते हैं, या अपन 8 क्लास से 7th क्लास में होते हैं। अपन जैसे 8 क्लास से मैं एग्जांपल दूं, 8 से 7:30 में तो नहीं हो सकते, अपन इधर नीचे हैं तो 6:30 में भी नहीं हो सकते हैं। या तो अपन होंगे 9th क्लास में, 8:30 नहीं हो सकते, 7:30 नहीं हो सकते, या तो अपन 9th में होंगे, या अपन किस में होंगे, 7th में होंगे। ऐसे 7:30, 8:30 ऐसे नहीं हो सकते। मतलब एनर्जी क्या है यहाँ पे, फिक्स एनर्जी है। एनर्जी क्या है यहाँ पे, फिक्स एनर्जी है। एटम में एनर्जी लेवल चेंज नहीं होते हैं। ऐसे बोल दूँ मैं, स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एटम में एनर्जी लेवल है वो चेंज नहीं होते हैं। एटम में एनर्जी लेवल, एटम में एनर्जी लेवल चेंज नहीं होते हैं। एटम में एनर्जी लेवल चेंज नहीं होते हैं। एटम में एनर्जी लेवल है वो चेंज नहीं होते हैं। सभी एनर्जी लेवल, एटम में एनर्जी लेवल का चेंज होना कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ एटम में एनर्जी लेवल चेंज नहीं होते हैं। एटम में एनर्जी लेवल का चेंज होना ज़रूरी नहीं है। वो क्या होते हैं, ये क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। एटम में एनर्जी लेवल चेंज हो ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। एटम में एनर्जी लेवल चेंज हो ये ज़रूरी नहीं है। मान लो उसने या तो जाएगा अपर लेवल में, या वो जाएगा लोअर लेवल में, या तो अपर लेवल में जाएगा या वो लोअर लेवल में आएगा, यही तो हो सकता है। तो ये एनर्जी को क्या, न तो एनर्जी का क्या करेगा, न तो एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा, और नई एनर्जी को क्या करेगा, गेन करेगा। न तो एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा, और नई एनर्जी को क्या करेगा, गेन करेगा। नई एनर्जी को गेन करेगा। ये किस में बताया था, जब इलेक्ट्रॉन अपनी वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, न तो ऊर्जा को ग्रहण करता है और न ही ऊर्जा का ह्रास करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि अगर ये थोड़ी बहुत एनर्जी को गेन करे या थोड़ी बहुत एनर्जी को लॉस करे तो इससे इसकी स्टेशनरी एनर्जी क्या हो जाएगी, गड़बड़ा जाएगी। तो अपनी स्टेशनरी एनर्जी को फिक्स बनाए रखने के लिए, न तो वो एनर्जी को लॉस करता है और न ही वो एनर्जी को गेन करता है। स्टेशनरी एनर्जी को बनाए रखने के लिए, इसका ओवरऑल मीन्स ये है, अपनी स्टेशनरी एनर्जी को बनाए रखने के लिए वो न तो एनर्जी का लॉस करता है और नई एनर्जी को क्या करता है, गेन करता है। न तो ह्रास करता है, न ही उसको ग्रहण करता है। इसलिए उसकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स। अपनी स्टेशनरी एनर्जी को बनाए रखने के लिए न तो एनर्जी का लॉस करेगा, न एनर्जी को गेन करेगा। ये क्या थे अपने बोहर के क्या थे, 5 क्या थे, पोस्टुलेट्स थे। बोहर के क्या थे, पोस्टुलेट्स थे। ऐसे ही अपन पढ़ेंगे बोहर के एप्लीकेशन पढ़ेंगे। अगर प्लीज़ ये कंटेंट अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं, ये अगर ये लेक्चर मेरा आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट लेक्चर में इसके अपन एप्लीकेशन बढ़ेंगे। आप इतने में मैं आपसे उम्मीद करती हूँ आप इसको एक बार इसका रिवीजन कर लें तो आपको नेक्स्ट लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें एंड बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।